This is Muhammad Mudassir Alam, and you are watching me on youtube.com/md Mudassir Alam channel. We are bringing an exclusive show, the Mudassir Talk Show, an exclusive show to inspire you, an exclusive show to motivate you, an exclusive show to shape up your career. अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, हेलो एंड वेलकम। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम आप सबका द मुदस्सिर टॉक शो के एक नए एपिसोड में स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं, दिल से इस्तकबाल करता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि हिंदुस्तान का सबसे टफेस्ट, सबसे प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम कौन सा है, कौन सा ऐसा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसको क्वालिफाई करने पर जो लोग क्वालिफाई करते हैं उनकी चर्चा पूरे देश में होती है, आप में से ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम। हालांकि हर साल सैकड़ों बच्चे, सैकड़ों कैंडिडेट, सैकड़ों युवा इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं, लेकिन जिस इलाके की मैं बात कर रहा हूँ, इस इलाके का नाम है सीमांचल। बिहार के सीमांचल इलाके, खासकर किशनगंज से इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास करने वाले स्टूडेंट्स, युवाओं की संख्या, नंबर काफ़ी कम है। इसकी कई वजह है। इसकी वजह यह है कि एक तरह का हवा बना कर रखा गया है कि एग्ज़ाम काफ़ी टफ है। जो लेवल होता है किशनगंज इलाके के लड़कों का, युवाओं का, वो उतना नहीं होता है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, खास करके यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। लेकिन इस तरह के जो मिथ हैं, इस तरह की जो बातें, इसको गलत साबित किया है मिस्टर अनिल बसाक ने। मिस्टर अनिल बसाक का ताल्लुक किशनगंज से है। मिस्टर अनिल बसाक ने 2020 में यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। उनकी ऑल इंडिया रैंकिंग 616 यानी 616 थी। द मुदस्सिर टॉक शो के इस एपिसोड में हमने बात की है मिस्टर अनिल बसाक से। उनसे जाना है कि उनकी जर्नी कैसी रही, कैसे वो किशनगंज से होते हुए यूपीएससी तक का सफ़र उन्होंने तय किया। उनसे हमने ये भी जानने की कोशिश की है कि स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। यह इंटरव्यू इसलिए भी ख़ास है कि अगस्त 2020 में उनका रिज़ल्ट आया था और पिछले 7 महीने से मैं उनको लगातार चेस कर रहा हूँ। फाइनली उन्होंने वक्त दिया और ये इंटरव्यू मुमकिन हो पाया। तो चलिए देखते हैं द मुदस्सिर टॉक शो के इस एपिसोड में मिस्टर अनिल बसाक से हुई ख़ास बातचीत। द मुदस्सिर टॉक शो के एक नए एपिसोड में हमारे खास मेहमान हैं, खास गेस्ट हैं मिस्टर अनिल बसाक। उनका हम स्वागत करते हैं। मिस्टर अनिल बसाक, आपका मेरे शो द मुदस्सिर टॉक शो में स्वागत है, खैर मकदम है। सबसे पहले जो हमारे शो का फॉर्मेट है, हम अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन, परिचय जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना परिचय दें, अपना इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम अनिल बसाक है। मैं किशनगंज का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी कपड़े के व्यापारी है, मम्मी गृहिणी है। मेरे 4 भाई है, मैं दूसरे स्थान पे हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में किया था और मैंने दूसरे प्रयास में यूपीएससी के सिविल सेवा परीक्षा में पास हुआ था और मुझे परीक्षा के रिजल्ट के आधार पे इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स सर्विस मिला और अभी मैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हूँ, अंडर ट्रेनी हूँ। और इस बार मैंने अपना तीसरा प्रयास फिर से दिया है यूपीएससी सिविल सेवा में और रिजल्ट अभी अवेटेड है। मिस्टर बसाक, आपने काफ़ी शॉर्ट में अपना इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन आपने जो शुरुआत की, आपने आईआईटी से शुरुआत की, उससे पहले की जर्नी कैसी थी? आप कहाँ से, आपकी स्कूलिंग हुई और कहाँ से आपके अंदर ये इंस्पिरेशन आया, सोच आई कि आपको सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाहिए? स्कूलिंग पूरी तरह से किशनगंज में और अररिया में की थी। मैंने क्लास 1 to 8 तक ओरिएंटल पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की थी। उसके बाद क्लास 9th और 10th की पढ़ाई अररिया पब्लिक स्कूल से की थी। फिर मैंने क्लास 11th और 12th बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की थी। क्लास 12th पास करने के बाद मैं 1 साल के लिए कोटा गया था, वहाँ पे कोचिंग ली थी आईआईटी जेईई के तैयारी के लिए और मैं सफल रहा था आईआईटी जेईई के परीक्षा में। उसके बाद मुझे सिविल इंजीनियरिंग में, मतलब आईआईटी में जब मैं पास हुआ तो मुझे वहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग मिला था, लेकिन वहाँ पे ब्रांच चेंज मेरा हो गया था सीजीपीए के आधार पे। फिर मुझे सिविल इंजीनियरिंग मिल गई और जब मैं अपने कॉलेज में दूसरे और पहले साल में जब मैं था, तब मैं एनएसएस, मतलब नेशनल सर्विस स्कीम जो होती है,
जो बहुत सारे कॉलेजेस में होता है, जिसके अंदर जो बच्चे होते हैं वो सोशल सर्विस या कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, तो उस पे मैं था। पहले मैं वॉलेंटियर के तौर पे था, फिर मैंने एग्जीक्यूटिव भी था। तो वहाँ पे जब मैं काम कर रहा था तब मुझे लगा कि शायद लोगों के लिए काम करना मुझे ज़्यादा खुशी देता है रेदर देन कोई कॉरपोरेट जॉब या कुछ। फिर उसके बाद बहुत सारे हमारे कॉलेज के लोग थे जो ऑलरेडी सर्विस में हैं, कुछ आईएएस है, कुछ आईपीएस है, कुछ आईआरएस है। तो जब उनसे बात की तो उन्होंने भी काफ़ी मोटिवेट किया कि सिविल सेवा जो है काफ़ी बढ़िया करियर ऑप्शन है। आपको लगभग जो भी एक अच्छे जॉब से चाहिए वो सब है यहाँ पे। रिकॉग्निशन भी है, जॉब सिक्योरिटी भी है, अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन भी है, और नेशन बिल्डिंग में भी हम लोग काफ़ी मदद कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने सिविल सेवा में अपना प्रयास देने का चालू किया। और पहले प्रयास में लेकिन मेरा पहला स्टेज क्लियर नहीं हुआ था, जो कि प्रीलिम्स होता है। और फिर मैं दूसरे प्रयास के लिए काफ़ी कुछ बदलाव किए। फिर उसके बाद दूसरे प्रयास में मेरा तीनों स्टेज क्लियर हो गया था, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। फिर मुझे सर्विस मिल गई, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इनकम टैक्स। और अभी मैं अंडर ट्रेनी हूँ, मतलब मेरा पोस्ट का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। और अभी मैंने तीसरी बार एग्जाम दिया है इम्प्रूवमेंट के लिए कि होपफुली इस बार शायद आईएएस मिल जाए। जी। आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं, किशनगंज, जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, किशनगंज बहुत छोटी सी जगह है, इस इलाके को सीमांचल को बोलते हैं। वहाँ पे इस फील्ड में जी। जाना एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं कि हरकिलियन टास्क है, बहुत बड़ा टास्क माना जाता है। अगर इतिहास निकाला जाए आज़ादी के बाद, तो मुझे लगता है कि 50 का भी आंकड़ा नहीं छुआ होगा उस एरिया से जो लोग सिविल सर्विसेज के लिए क्वालिफाई किए होंगे। सवाल मेरा यह है कि इस तरफ कोई क्यों जाना नहीं चाहता है, या फिर ऐसा एक हवा बना दिया गया है कि आप इसके लायक हो ही नहीं, इसलिए आप इस तरफ जाओ ही मत, इस चीज़ को मत छुओ, किसी और तरफ जाओ। लोग डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, अच्छा बिजनेस मैनेजमेंट करके अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इस फील्ड में क्यों नहीं कोई जाता? ने सही कहा कि सीमांचल अभी विकास के प्रगति पे तो है। लोग विभिन्न जगहों पे मतलब अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे मतलब और कोई फील्ड हो, चाहे मीन्स अदर गवर्नमेंट जॉब्स हो, या खुद का भी बिजनेस स्टार्ट करना, जो भी है वो तो कर रहे हैं। लेकिन सिविल सेवा में काफ़ी कम लोग हैं, ये बात तो मैं भी मानता हूँ। लेकिन इसके पीछे जो मुझे कारण लगता है कि बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण शायद ये है कि लोग इस परीक्षा को काफ़ी ज़्यादा कठिन समझते हैं। और मैं अगर सही मायने में कहूँ तो कठिन तो है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है कि निकाला ही नहीं जा सकता। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। सो मतलब और एक बात ये भी है कि लोगों के पास गाइडेंस नहीं होता है कि कैसे परीक्षा की तैयारी स्टार्ट करनी है, कब से स्टार्ट करनी है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ये सारे जो एक फैक्टर है वो रहता है। और एक भी इशू रहता है कि आप जब सिविल सेवा की तैयारी करते हो तो आपको पता नहीं होता कि आपका कौन से अटेम्प्ट में होगा, पहले में होगा, दूसरे में। कुछ लोगों के 5 5 6 6 अटेम्प्ट लग जाते हैं, तो उनको देख के भी लोग थोड़ा सा डिमोटिवेट होते हैं कि शायद ये परीक्षा जो है मे बी पंचवर्षीय योजना है या 6 साल लगता है। जी देखिए, कुछ लोगों के लिए रहता है। और मतलब कुछ लोग, अब क्या हो गया है कि अब बहुत लोग पहले या दूसरे प्रयास में भी सफल हो जाते हैं। तो मेरा बस ये मानना है, अगर आप परिश्रम करते रहेंगे, सही दिशा में मेहनत करते रहेंगे, और अगर थोड़ा सा स्मार्टली जो काम करते हैं अगर वो कर सकेंगे, तो ये परीक्षा को पास किया जा सकता है। और काफ़ी संख्या में लोग आज पास करने लगे हैं। पूरे ही देश के विभिन्न कोनों से लोग परीक्षा में उत्तीर्ण हो रहे हैं। कि आपका एक, अगर आप गोल सेट करते हैं तो 5 वर्षीय योजना से 7 वर्षीय योजना जो आपने बताया, इतना लंबा लेके नहीं चलना चाहिए। शॉर्ट आप लें और जी। उसको अचीव करने की कोशिश करें। जैसे कि आपने कहा कि आप पेयरिंग में आपने रिटर्न किया, फिर सेकंड में आपको फिर कामयाबी मिली, और थर्ड में आप चाह रहे हैं कि आपकी रैंकिंग अच्छी हो और आप आईएएस के लिए जी। जी। क्वालिफाई करें। तो उम्मीद करते हैं कि वो तो खैर, हमारी शुभकामनाएं तो हैं ही आपके साथ। जी, इसी से धन्यवाद। जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि आप जहाँ से पढ़े, आपने पढ़ाई की, जो ओरिएंटल स्कूल से पढ़ाई की या बाल मंदिर हो, क्या इस तरह के स्कूल्स में कुछ इस तरह का बताया जाता है? अगर कोई बच्चा उसी वक्त से सोचता है कि मुझे सिविल सर्विसेज जी। करना है, जी। जी। या फिर आपके जूनियर्स जो इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, हम्म। अगर अभी से आपको देख के इंस्पायर होते हैं, तो उनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? ये सवाल बहुत लोगों का रहता है। बहुत लोगों ने मुझसे यही पूछा है कि भाई कब से तैयारी चालू करे, स्कूल से ही कर देना चाहिए, कॉलेज में करना चाहिए, या जॉब के बाद करना चाहिए। तो ये बिल्कुल एक कठिन सा ही सवाल बोलूँगा। लेकिन देखिए, जैसे मुझे लगता है कि स्कूल में आप शायद पूरी तरह से निर्धारित नहीं शायद आप पूरी तरह से निर्धारित नहीं कर सकते कि आपको सिविल सेवा में ही जाना है। मतलब
बचपन में किसी को पता नहीं होता कि आप भविष्य में क्या बनने वाले हो। लेकिन हाँ, अगर आपको थोड़ा थोड़ा अगर आपको है कि ये एक करियर ऑप्शन है जिसको शायद मैं बाद में प्रयास करूंगा इसको पाने की, तो आप स्कूल में भी हल्का हल्का कर सकते हैं। जैसे जो जो बेसिक जो काम है, जो छोटा सा काम है, वो है अखबार पढ़ने की आदत अगर डाल सको बचपन से। जैसे ना कि सिर्फ स्पोर्ट्स और किसी बॉलीवुड की खबरें, बाकी जैसे अगर जो भी हमारे देश में सपोज बजट आया तो बजट को समझने की अगर कोशिश कर सके कि क्या है ये चीज, होता क्या है कि सरकार अपने खर्चे और कैसे उनके पैसे आएंगे, ये चीजों के बारे में बात करते हैं। और थोड़ा बहुत अगर आप न्यूज वगैरह में इंटरेस्ट ले, न्यूज मतलब ये नहीं कि पॉलिटिक्स में कि सरकारें कैसे काम करती है, योजनाएं क्या होती है, अगर इन सब में आप ले सके। लेकिन अगर आप नहीं भी, अगर आपको समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं है, कम से कम जो स्कूल में जो है आप जो है थोड़ा बहुत प्रयास कर सकते हैं। जैसे मुझे लगता है कि स्कूल में जो आपके वो होते हैं एनसीईआरटी बुक्स होते हैं, उनको अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें और उनको थोड़ा समझने की कोशिश करें, भले ही आपके एग्जाम में कम नंबर आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप चीज़ों को समझ रहे हैं और उनको थोड़ा असल जिंदगी में अगर आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कहाँ पे काम आता है, तो फिर आपको ज़्यादा मतलब आपका दिमाग विकसित होगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बोलूंगा, अगर आप किताबें वगैरह पढ़ने की थोड़ी आदत डाल सके। जैसे हम लोग स्कूल की किताबें तो पढ़ते, वो बस इसलिए पढ़ रहे हैं कि वो हमारे एग्जाम में आए रहता। इसके अलावा जो क्या है ना कि जब आप जो असली तैयारी, मैं मानता हूँ कि आप जो शुरू कर सकते हैं मतलब सिविल सेवा की, आप थोड़ा थोड़ा तो आप आइडिया बचपन से ही ले सकते हैं कि आप देखिए कि भाई एसपी ऑफिस या डीएम काम किस तरह से करते हैं, किन किन विभागों के उनके अंडर में रहता है। और कुछ अच्छे लोग, कुछ अच्छे डीएम या कुछ अच्छे एसपी जिन्होंने काम किया, वो आपको जरूर मोटिवेट कर सकते हैं। जब रिकॉग्निशन लोगों को मिलता है अच्छे काम का, तो वो एक सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर रहता है सर्विस में जाने का। आपका मोटिवेशन अगर ऐसा रहे तो बेहतर होगा, ना कि पावर और बंगला और ये सब नहीं रहना चाहिए, लाल बत्ती, ये सारी चीजें नहीं रहनी चाहिए। ये रहनी चाहिए कि आपके पास जो है काफी सारी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज या जिम्मेदारियां दी जाती है सरकार के द्वारा। अगर आप उनको पूरा करेंगे, लोगों तक सरकार की सेवाएं लेके जाएंगे, तो लोगों के जो चेहरे पे खुशी आती है, ये आपका मोटिवेटिंग फैक्टर होना चाहिए। और अब जो तैयारी के बारे में आप कह रहे थे, तो मुझे लगता है कि बेहतर ये होगा कि कॉलेज के टाइम या फिर जॉब के बाद अगर आप चालू करें तो बेहतर होगा। क्योंकि आप 11वीं 12वीं में पढ़ते रहिए, हल्का हल्का बाकी चीजें करिए, लेकिन आप पूरी तरह से तैयारी स्टार्ट नहीं कर सकते 12वीं में, क्योंकि आपका दिमाग इतना विकसित है नहीं उस समय कि आप चीजों को सही से समझ पाए। और मुझे लगता है कि और आवश्यकता भी नहीं है कि ये एग्जाम कोई बचपन से पढ़ने वाला एग्जाम नहीं है। ये आपका अगर दिमाग औसत बुद्धि का भी है और आप चीज़ों को समझते हैं ऐसा क्यों होता है, क्या है, ठीक है, अगर आप सवाल अगर आपके दिमाग में आते रहते हैं, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। और कॉलेज में या तो आप आखिरी तीसरे या चौथे साल से स्टार्ट कर सकते हो तैयारी। अगर तब भी नहीं हो पा रहा, हो सकता है कि आपके पारिवारिक जिम्मेदारियां हो कि भाई जॉब करना है कुछ टाइम, फैमिली को आपसे मीन्स एक्सपेक्टेशंस है कि वो चाहते हैं कि कुछ टाइम एटलीस्ट आप अर्न कर लो। या फिर एक और कारण होता है कि आप जो है खुद पे डिपेंडेंट हो जाओ, सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब एक जो होता है कि सिक्योरिटी आ जाती है। अगर आप 1 1.5 साल काम कर ले तो कुछ आपकी सेविंग्स हो जाएगी। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, 1 2 साल जॉब करके देन आप तैयारी में आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको आपकी फैमिली कंडीशन अच्छी है कि पैसों या फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो आप चाहे तो कॉलेज के टाइम से भी कर सकते हैं। वो भी कोई ये नहीं है, मतलब ऐसा है कि आप एंट्री कभी से भी कर सकते हैं। कुछ लोग कॉलेज से तैयारी करते हैं, वो लोग भी सफल होते हैं। कुछ लोग जॉब के साथ भी करते हैं, वो लोग भी सफल होते हैं। जॉब छोड़ के भी करते हैं, वो लोग भी सफल होते हैं। बस ऐसा है कि आपको 1.5 साल से 2 साल आपको मतलब पूरे मतलब पूरे के पूरा कंसंट्रेशन और पूरा का पूरा एफर्ट के साथ अगर आप तैयारी करेंगे तो अवश्य परीक्षा में पास हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने पूरी जर्नी बता दी कि कैसे कैसे आगे बढ़ना है, कहाँ राइट अप्रोच होता है, कहाँ से तैयारी शुरू करनी है। अच्छी बात है कि आपने अलग अलग फाइनेंशियल कंडीशन की जो होती है फैमिलीज की, उसके अकॉर्डिंग भी आपने बता दिया कि कब से तैयारी शुरू करनी है। फैमिली की बात आई है तो मैं एक छोटा सा जवाब चाहूंगा कि आपके फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा? क्या आपने शुरू से ही फैमिली को बता दिया कि मैं इस तरफ जा रहा हूँ, या फिर जब क्वालिफाई करने लगे आप तब आपने अपने परिवार को बताया कि मैं अब ये भी कर रहा हूँ? फैमिली सपोर्ट तो काफी इम्पोर्टेंट है कि आपको उनका एटलीस्ट सपोर्ट चाहिए ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक उधर से अप्रूवल नहीं होगा, आप शायद नहीं कर पाएंगे अच्छी तरह से। तो मेरा ऐसा था कि शुरू में तो मैं जॉब ही करना चाहता था कॉर्पोरेट में, कि मैं आईआईटी में था तो मुझे लग रहा था प्लेसमेंट मेरा हो जाना चाहिए।
तो मैंने सोचा शायद जॉब करूंगा। तो फिर शुरू में रहता है कि इंसान के अंदर की लगता है हमें कि भाई पैसा ही दुनिया में हर कुछ है। फिर हमें धीरे धीरे समझ में आता कि नहीं, पैसा नहीं है। हमारे जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है इज्जत, जो मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगी कि अगर रिकग्निशन अगर आपके काम की है तो फिर आपको अच्छा लगेगा कोई जॉब, भले ही आप कॉर्पोरेट में पैसे कमा ले या कुछ भी कर ले, तो वो सही आपको सेटिस्फाई नहीं करता। इसके अलावा जो मेरी फैमिली थी वो पहले तो चाहते थे कि मैं जॉब करूं, कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। पापा का तब जो बिजनेस भी जो था वो बढ़िया नहीं चल रहा था, और मेरे भैया भी तब जॉब में नहीं थे, तो सिर्फ वो अकेले मतलब अर्निंग मेंबर थे, तो वही बस कमा रहे थे, बाकी हम लोग तो सब पढ़ाई में थे। तो काफ़ी मुश्किल में तो था, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता था कि शायद थोड़ा टाइम और हम लोग कर सकते हैं, 1-2 साल तो एटलीस्ट मैं तैयारी कर सकता हूँ। फिर जब मैं चौथे साल में आया तो भैया की जॉब लग गई और बिजली विभाग में, तो थोड़ा सा लगा कि शायद मैं कर सकता हूँ कि एक दो साल एटलीस्ट मैं 1-2 अटेम्प्ट ले लेता हूँ। लेकिन अब पहले अटेम्प्ट में हुआ नहीं, तो मतलब मुझे भी डिसअपॉइंटमेंट हुआ, मतलब बुरा तो लगा, परिवार वालों को भी लगा। फिर शायद उन्हें ये भी लगने लग गया कि ये परीक्षा जो है इतना आसान है नहीं, तो अच्छे अच्छे लोगों का नहीं होता है। तो फिर वो भी कहने लगे कि देख लो जॉब अगर कर सको तो फिर मैंने सोचा कि एक बार और मुझे मौका दे दीजिए, दूसरा अटेम्प्ट में देता हूँ, अगर इस बार नहीं हुआ तो मैं जॉब पे आ जाऊंगा। तो फिर मैंने दूसरे अटेम्प्ट में सब कुछ छोड़ के बिना कुछ सोचे मैंने इस बार पूरी तरह से तैयारी में वो सही दिशा में मेहनत की। ऐसा था कि जो मुझे लगा पहले अटेम्प्ट में भी मैंने मेहनत की, लेकिन वो सही दिशा में नहीं था, गलतियां थी बहुत सारी। मेहनत मुझे लगता है मैंने पहले अटेम्प्ट में ज़्यादा की थी दूसरे के मुकाबले, लेकिन फिर भी पहला अटेम्प्ट विफल रहा, अनसक्सेसफुल रहा। दूसरे अटेम्प्ट में सही दिशा में मेहनत की तो फिर वो सफल रहा। अब इस बीच में जर्नी में जो है फैमिली का सपोर्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, कि जब मान लीजिए आप परीक्षा दे रहे हो, मीन्स तैयारी में हो, तो आपको बहुत बार आपको बोरियत होगी, या बहुत बार आपको लगेगा कि ये एग्ज़ाम अब नहीं होगा क्लियर मुझसे। हर किसी को एक डाउट होता है, सेल्फ डाउट जो कहते हैं, कि भाई क्या ये एग्ज़ाम मैं क्लियर कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, मेरे अंदर ये क्षमता है नहीं है। तो इस बीच में जो है फैमिली से अगर आप टच में रहे तो उनसे बातचीत एटलीस्ट कर सकते हैं कि आज ये हुआ वो हुआ, किसी को आप कुछ बता सकते हो। तो मुझे लगता है परिवार और आपके दोस्त भी जो होता है वो भी काम के होते हैं, कि अगर वो आपके अच्छे दोस्त है तो वो आपकी बातों को सुनेंगे, कुछ कुछ आपको सुझाव देंगे, और आप हमेशा आपको मोटिवेटेड भी रख सकते हैं। तो परिवार का ये है कि आपको मोटिवेशन बनाए रखेंगे, और एक फाइनेंशियल सपोर्ट तो रहता ही है। तो परिवार का काफ़ी सपोर्ट रहता है मेरे हिसाब से, उनको बता देना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, और वो जरूर आपको सपोर्ट करेंगे। अगर वो आपको जानते ही होंगे, आपने ईमानदारी से पहले भी काम किया है, तो वो आप पे जरूर भरोसा जताएंगे। मुझे ये उम्मीद है, यूं कहें कि पूरा यकीन है कि मिस्टर अनिल बसाक से हुई बातचीत आपको काफ़ी पसंद आई होगी, आपको काफ़ी चीज़ों की मालूमात हुई होगी। ख़ास करके वो लोग जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, उनको काफ़ी चीज़ें, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ इस इंटरव्यू में पता चली होंगी। मिस्टर अनिल बसाक से बातचीत जारी रहेगी अगले पार्ट में। अगले पार्ट को आप बिल्कुल देखें, उसमें बहुत ही अहम बातें मिस्टर अनिल बसाक आपको बताएंगे कि आपकी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, कैसे आप मटेरियल को हासिल कर सकते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, आप कैसे एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो अगले पार्ट के लिए बिल्कुल आप तैयार रहिए। तब तक के लिए आप अपना बहुत ही अच्छे से ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपने आसपास का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। अगले पार्ट तक के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ। शब ब खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट।